हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। चैप्टर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर। करिकुलम कैसा होना चाहिए और इवैल्यूएशन प्रोसीजर कैसा होना चाहिए आरटीई के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो भी हमारा करिकुलम है उसको वैल्यूज़ इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उनके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। क्या वैल्यूज़ दी गई हैं? जस्टिस, इक्वालिटी, ये वैल्यूज जो दी हैं इनके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। करिकुलम ऐसा डेवलप होना चाहिए जो कि बच्चे के माइंड, बॉडी एंड हार्ट तीनों के ऊपर काम करे। ठीक है। बिल्डिंग अप चाइल्ड्स नॉलेज, पोटेंशियली एंड टैलेंट, यानी कि चाइल्ड की नॉलेज करिकुलम को डेवलप करनी है और जो भी उसका हिडन टैलेंट है उसको भी डेवलप करना है। करिकुलम को इस तरह से हमने डिज़ाइन करना है। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, यानी कि मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ को भी करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे को करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वगैरह को भी इंक्लूड करना है हमें करिकुलम के अंदर। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। लर्निंग कैसी होनी चाहिए? एक्टिविटीज़ के थ्रू होनी चाहिए। डिस्कवरी करने के लिए हमें बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, एक्सप्लोर करवाना चाहिए चाइल्ड को इन अ फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड मैनर, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली माहौल होना चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि बच्चे को खुद ही करने देना चाहिए। टीचर को सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर और एज अ मेंटोर काम करना चाहिए बच्चे के साथ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल एज फार एज प्रिस्क्राइब्ड बी इन द चाइल्ड्स मदर टंग। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होगा? चाइल्ड की मदर टंग होगी। ठीक है। मेकिंग द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रॉमा एंड एंग्जाइटी एंड हेल्पिंग द चाइल्ड टू एक्सप्रेस व्यूज़ फ्रीली। बच्चे को हमें फ्री करना है किससे? ट्रॉमा से। किस चीज़ का ट्रॉमा? एग्ज़ाम्स का ट्रॉमा, स्टडीज़ का ट्रॉमा एंड हायर मार्क्स अटेन करने का ट्रॉमा, एंग्जाइटी, एंड हेल्प द चाइल्ड टू एक्सप्रेस व्यूज़ फ्रीली, यानी कि इस तरह से हमने उसको करना है कि बच्चा अपने व्यूज़ फ्रीली हमें बता सके कि वो किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचता है। हम डिबेट्स कर सकते हैं क्लास में, डिस्कशंस कर सकते हैं क्लास में, कोई टॉपिक दे सकते हैं बच्चे को, बोले आप पढ़ कर आओ और अपने व्यूज़ हमारे साथ इस टॉपिक पर शेयर करो। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एंड हिज और हर एबिलिटी टू अप्लाई द सेम। CCE इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, इसको मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी, इसको आप पढ़ सकते हो आराम से, बहुत ईजी टॉपिक है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी नॉलेज का कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन होना चाहिए और उस नॉलेज को वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है उसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। एग्जामिनेशन एंड completion सर्टिफिकेट। नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू पास एनी बोर्ड एग्जामिनेशन टिल completion ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन तक कोई भी बोर्ड नहीं होगा बच्चे के पास, जैसे कि 10th में होता है, बोर्ड्स हटा दिए जाएंगे। एवरी चाइल्ड कंप्लीटिंग हिज एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट इन सच अ फॉर्म एंड सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा, जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर 6 पे आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड। मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड्स राइट, चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट बनाया जाएगा। ठीक है। द स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट बनाया जाएगा। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? बच्चों के राइट्स को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। ये क्या और क्या करेंगे? टेक नेसेसरी स्टेप्स एज प्रोवाइडेड ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट। नेसेसरी स्टेप्स भी लेंगे ताकि वो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। इन अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़ क्या होंगी? एग्ज़ामिन करेंगी ये और रिव्यू करेंगी जो भी हमारे पास उनके पास प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको इंक्वायर करेंगी कि वो जो कंप्लेंट दी गई है वो जेन्युइन है या नहीं है। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उसका वायलेट हुआ है कि नहीं हुआ है।
टेक नेसेसरी स्टेप्स लेंगी वो, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके बच्चों का राइट. रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस. नाउ, नॉट withstanding anything, any person having any grievances related to right of a child under this act may make a written complaint to the local authorities having jurisdiction. यानी कि जो भी local authorities अगर किसी का राइट जो है वो वायलेट हुआ है तो वो अपनी local authority को कंप्लेन कर सकता है, जो कि उसके after receiving the complaint the local authority shall decide the matter within a period of 3 months. अगर कोई ऐसी कंप्लेन लोकल अथॉरिटीज़ देखती हैं तो उनको क्या करना है, उनको उस मैटर को 3 मंथ्स के अंदर मतलब कि उसको इंस्पेक्ट करना है और उसका आपको रिजल्ट लेकर आना है. आफ्टर अफोर्डिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज कंसर्न. दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद क्या करना है, sufficient actions लेने हैं. Any person by the decision of local authority may prefer an appeal to the state commission for protection of child rights authority. यानी कि कोई भी इंसान इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड अथॉरिटीज़ के अंडर कंप्लेन कर सकता है अगर उसका कोई राइट वायलेट हुआ है तो. ठीक है. Constitution of National Advisory Council. The central government shall constitute by notifying a National Advisory Council of such members not exceeding 15 as the central government may deem necessary to be appointed from amongst persons having knowledge and practical experiences in the field of elementary education and child development. यानी कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, 15 मेंबर्स होंगे, और ऐसे लोग होंगे जिनको सफिशिएंट नॉलेज होगी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होंगे. कहाँ किस चीज़ के एक्सपीरियंस होंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन की फील्ड के अंदर, एलिमेंट्री एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में. द फंक्शन ऑफ नेशनल एडवाइजरी कमीशन शैल बी to advise the central government on implementation of the provisions of the act in an effective manner. यानी कि इस एक्ट को काम क्या होगा, उनका फंक्शन क्या होगा, क्यों बना रहे हैं इसको, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा. क्या एडवाइस करेगा कि किस तरह से हमें इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से क्या क्या प्रोविजंस हम इसमें ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं. तो नेशनल लेवल के ऊपर भी एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा और स्टेट लेवल के ऊपर भी एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा. नेशनल लेवल वाले का क्या काम होगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि इसमें हम क्या, इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और नेसेसरी एडवाइस देगा. और स्टेट एडवाइजरी काउंसिल का भी सेम ही काम होगा. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर 7 मैंने जैसे कि आपको बताया कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि पावर ऑफ डायरेक्शंस किसके हाथ में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में के हाथ में होगा, क्योंकि एजुकेशन को हमने कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया है. तो ऑब्वियसली जो भी अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात है या वैसे भी जो भी उसको गाइडलाइंस इशू करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ एक्शंस कौन करेगा, या फिर पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमने बात करी थी कि नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर अ स्कूल, जैसे कि मैंने पहली भी बात करी थी, तो वो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स क्या है स्कूल के लिए. फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए क्या है, अप टू 60 एडमिटेड चिल्ड्रन, यानी कि कितने बच्चों को एडमिट करना है, और नंबर ऑफ टीचर्स कितने होने चाहिए, यानी कि 60 बच्चों पे 2 टीचर होनी चाहिए, यानी कि हर एक 30 बच्चे पे 1 टीचर होनी चाहिए. ये किसके लिए है, ये फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के बच्चों के लिए है. 30 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर होनी चाहिए. बिटवीन 61 to 90 3 टीचर्स होनी चाहिए. 91 to 100 4 होनी चाहिए. 100 to 121 to 200 5 टीचर्स होनी चाहिए. ठीक है. अबव 150 चिल्ड्रन कितने, 5 + 1 हेड टीचर, यानी कि 150 चिल्ड्रन, यानी 150 से या फिर
150 से 200 अगर बच्चे होते हैं तो उस पे 5 टीचर होनी चाहिए और एक हेड टीचर होनी चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी कि 40:1 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। प्यूपल टीचर रेशियो एक्सक्लूडिंग हेड टीचर शेल नॉट एक्सीड 40, यानी कि एक हेड टीचर तो होगा ही होगा आपका, यानी कि प्रिंसिपल, तो फिर 40 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए क्लास 1st to 5th में, ठीक है। 40:1 ही रहना चाहिए रेशियो प्यूपल टीचर। फॉर 6th क्लास टू 8th क्लास, 6 से 8 तक कितनी पीपल टीचर रेशियो होना चाहिए? 35:1 का रेशियो होना चाहिए। एट लीस्ट 1 टीचर पर क्लास सो दैट देयर शैल बी एट लीस्ट 1 टीचर फॉर, यानी कि साइंस और मैथ्स के लिए एक टीचर होना चाहिए, सोशल स्टडीज़ के लिए एक टीचर होना चाहिए और लैंग्वेज के लिए एक टीचर होना चाहिए, यानी कि हर 35 बच्चों पे एक टीचर होना कंपल्सरी है। वेयर एडमिशंस ऑफ चिल्ड्रन इन अबव 100, अ फुल टाइम हेड टीचर, यानी कि एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक आर्ट एजुकेशन वाला होना चाहिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाला होना चाहिए, वर्क एजुकेशन वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि 1st to 5th क्लास में 30:1 का रेशियो मेंटेन करना है, और अगर 200 वाले बच्चे तो 40:1, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर क्लास 6 to 8 है तो 35:1 का रेशियो मेंटेन करना है। बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए? ऑल वेदर बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड एन ऑफिस कम स्टोर रूम, हेड टीचर्स रूम, यानी कि हर एक टीचर के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए। अगर 5 टीचर्स हैं तो 5 क्लासरूम्स होने कंपलसरी हैं, और एक हेड टीचर का रूम यानी कि प्रिंसिपल का रूम होना चाहिए, उसी को ही हम एज अ स्टोर रूम भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। बैरियर फ्री एक्सेस, यानी कि रैम्प्स वगैरह बनाने चाहिए उन बच्चों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड है। सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए वॉशरूम्स होना कंपलसरी है और सेपरेट होने चाहिए। सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू ऑल चिल्ड्रन, अच्छा और साफ पानी की फैसिलिटीज बच्चों को देनी ही देनी है, इट्स अ कंपल्जन, ठीक है। लास्ट पेज पे आते हैं। अ किचन वेयर मिड डे मील इज कुक्ड इन द स्कूल, एक किचन होना चाहिए, एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ सिक्योरिटी द स्कूल बिल्डिंग बाय बाउंडरिंग वॉल और फेंसिंग, यानी कि स्कूल बिल्डिंग को हमें सेफ रखना है। कैसे सेफ रखना है? वॉल्स की बाउंड्री करके और फेंसिंग करके। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। हर एक टीचर के पास एक क्लासरूम होना चाहिए, एक हेड टीचर का रूम होना चाहिए जिसको हम एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। एक किचन होना चाहिए मिड डे मील प्रिपेयर करने के लिए, एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, और स्कूल के चारों तरफ फेंसिंग होनी चाहिए उसको सेफ बनाने के लिए। बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए लड़के और लड़कियों के लिए। एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इंस्ट्रक्शनल डे इन एन एकेडमिक ईयर, इंस्ट्रक्शनल डेज या फिर कितने घंटे काम बच्चे पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। 200 वर्किंग डेज फॉर क्लास 1st to 5th, यानी कि 1st to 5th क्लास के लिए कितने वर्किंग डेज होंगे? 200 वर्किंग डेज होंगे। 220 वर्किंग डेज फॉर 6th to 8th क्लास, 6ठी से 8वीं कक्षा तक कितने वर्किंग डेज होंगे? 220। यहाँ कितने हैं? 1st क्लास से 5th क्लास तक कितने हैं? 200 वर्किंग डेज हैं, और 6 to 8 तक 220 वर्किंग डेज हैं, ठीक है। 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स, सॉरी थर्ड पॉइंट रह गया, 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर अकेडमिक ईयर फॉर 1st to 5th। 1st to 5th के लिए कितने घंटे पढ़ाया जाएगा? 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पढ़ाया जाएगा। और क्लास 6 to 8 तक कितने होने चाहिए? 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर 45 आवर्स,
ठीक है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स। 45 घंटे एक टीचर को काम करना चाहिए, जिसमें उसके प्रिपरेशन आवर्स यानी कि लेसन प्लान्स हो गया, कोई उसको टीचिंग एड बनानी है या कुछ भी ऐसा प्रिपरेशन करना है फॉर हर लेक्चर्स, वो इंक्लूडेड होंगे 45 आवर्स। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड। टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट यानी कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें क्लासेस को प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है। लाइब्रेरी, देयर शैल बी अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, हर सब्जेक्ट की बुक्स और स्टोरी बुक्स भी होनी चाहिए। प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करने हैं बच्चों को। अच्छा, एक ये पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 इज़ बेस्ड ऑन आर्टिकल 45। ये आंसर मैंने भी कई बारी गलत करा है, मैंने आर्टिकल 21 करा है कई बारी, लेकिन ये जो एक्ट है ये आर्टिकल 45 पे बेस्ड है। होप करती हूँ इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड पे। होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर लिखिएगा, और मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।